गवर्नर से शुरू कर लेते हैं। जैसे यूनियन को हमने पढ़ा, यूनियन में एग्जीक्यूटिव कौन कौन है? जब इतने सारे बोलते हैं बीच में कुछ भी बोल दो, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अकेला है, साथ में कोई है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन उसके बाद कोई एडवोकेट वगैरह कोई होता है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही जब हम स्टेट में बात करेंगे, ठीक है ना, अभी तक हम पढ़ रहे थे यूनियन। यूनियन में दो एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। उनके इक्विवेलेंट अगर स्टेट में अगर हम देखें तो इज द गवर्नर। तो स्टेट में भी हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेचर और फिर जुडिशरी। जुडिशरी एक साथ पढ़ेंगे, जैसे हम एग्जीक्यूटिव एक साथ पढ़ रहे हैं, फिर लेजिस्लेचर एक साथ पढ़ेंगे और फिर जुडिशरी पे मूव करेंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में हम स्टेट में मेनली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाद में पढ़ेंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो अभी हमें स्टेट पे मूव करना है। स्टेट पे जो एग्जीक्यूटिव है, द हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। द हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। पार्ट 5 नहीं, इससे पहले पार्ट 5 डील करता है प्रेसिडेंट नहीं, यूनियन। पार्ट 5 डील करता है किससे? यूनियन से, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 किस चीज से डील करता है? पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। पार्ट 5 यूनियन है और उसके बाद पार्ट 6 द स्टेट्स, ठीक है। पार्ट इसका आर्टिकल बताना कहां से कहां तक है? 178 कौन पहुंचा रहा है? 151, 52 टू 151, जिसमें से एग्जीक्यूटिव 52 टू 78 है, ठीक है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव 52 टू 78 है। ऐसे जब हम स्टेट पे आएंगे तो स्टेट में सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी हम गवर्नर पढ़ रहे हैं। तो स्टेट का हमारा पार्ट 6 के आर्टिकल है 152 से लेकर के 237 तक। पार्ट 6 कहां से कहां तक डील करेगा? 152 टू 237, और उसके अंदर गवर्नर 153 से लेकर के 167। आर्टिकल 153 जो पोजीशन ऑफ गवर्नर को एस्टेब्लिश करता है। आर्टिकल 153 जब स्टार्टिंग में आया था, जब इंडिया बना था, तो उस टाइम पे स्टेट कितने थे इंडिया में? स्टेट थे ही नहीं, स्टेट थे ही नहीं। हम उस टाइम पे पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कुछ पार्ट ए स्टेट थे, कुछ पार्ट बी स्टेट थे, कुछ पार्ट सी थे और कुछ पार्ट डी थे। नंबर ऑफ स्टेट यहां थे ही नहीं। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे कुछ पढ़ा था। कब आया था? और अमेंडमेंट कौन सा किया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हमने किया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, और जिसके आधार पर हमने इन सबको हटा करके 14 स्टेट बनाए और 6 यूटीज बनाई। 14 स्टेट्स थे, 6 यूटीज थी। 8 नहीं थे, 6 थे। 14 एंड 6, ठीक है। 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज हमने बनाई थी उस टाइम पे, जब हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और उसी के साथ साथ गवर्नर की पोजीशन के लिए भी थोड़े से चेंज हमने किए थे। वहां पर क्या कहा था? उससे पहले क्या था कि एवरी पार्ट और एवरी स्टेट विल हैव अ गवर्नर। जब हमने इसको कन्वर्ट किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, उसके साथ हमने ये लिख दिया कि गवर्नर तो होगा, लेकिन हर स्टेट में नहीं, जरूरी नहीं है हर स्टेट में होगा। 2 स्टेट का कंबाइन करके एक गवर्नर भी बनाया जा सकता है। 2 स्टेट का कंबाइन करके एक गवर्नर भी बनाया जा सकता है, या फिर एक स्टेट और एक यूटी को मिला करके हम एक गवर्नर को बना सकते हैं। यानी एक ही गवर्नर को हम एक स्टेट से ज्यादा की जिम्मेदारी दे सकते हैं, और यही हमारा आर्टिकल 153 कहता है, ठीक है ना। 153 क्या कहता है कि गवर्नर होगा जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो एक स्टेट की मिलेगी, या फिर एक स्टेट के साथ एडजॉइनिंग स्टेट की मिल जाएगी, या फिर एक स्टेट के साथ एक एडजॉइनिंग यूटी की भी मिल सकती है। जरूरी नहीं है एक है, 2 यूटी भी हो सकती है,
ठीक है, तो यहां से गवर्नर का एस्टेब्लिशमेंट हमें पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि उसको बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो गवर्नर को बनने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे। क्या क्या है? सिर्फ 2 ही है। पहला सिटीजन होना चाहिए, दूसरा एज 35 होनी चाहिए, एक और है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखों में थोड़ा सा ठीक होना चाहिए आदमी, है ना, वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं किसी को भी, यानी इसका इलेक्शन नहीं होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर का इलेक्शन नहीं होगा, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पसंद का आदमी होगा उसी को अपॉइंट किया जाता है हमेशा जनरल। किसी को भी कर सकते हैं, बस 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो वो भारत का सिटीजन हो और दूसरा एज 35 पूरी होनी चाहिए, बस। ठीक है, फिर चाहे कोई हो। कन्वेंशन है कि वो आदमी उस स्टेट से बाहर का होना चाहिए। कन्वेंशन है, रूल नहीं है, कन्वेंशन है कि वो आदमी उस स्टेट से बाहर का होना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि ये चीज कहीं लिखी हुई है तो वो गलत है, लिखा हुआ नहीं है। दिस इज अ कन्वेंशन जो हम फॉलो करते आ रहे हैं कि किसी को भी गवर्नर बना रहे हैं तो ही शुड बी आउट फ्रॉम दी स्टेट। ठीक है ना, आउट फ्रॉम द गलत बोल दिया मैंने ठीक बोल दिया, ठीक है, ही शुड बिलोंग, है ना, कुछ इस टाइप से बोलना चाहिए ठीक है ना, वो आउट नहीं करना, उसे बुलाना है स्टेट में, लेकिन वो बाहर का होना चाहिए। ठीक है, तो he should be from the outside the state. Then again, president is required to consult the chief minister. Second, convention. 2 कन्वेंशन यहाँ पर फॉलो करनी है। इन जनरल 5 years का टेन्योर होता है, लेकिन यहाँ पर जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ही वो वहां पर राज करते हैं। तो 5 years इन जनरल टेन्योर है। अगर पूछा जाए कितना टेन्योर है तो 5 years है, लेकिन उसको बीच में कभी भी हटाया जा सकता है। उसके रिमूवल के लिए कोई भी ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, यानी कभी भी किसी भी वजह से बिना वजह के भी हटाया जा सकता है, वजह नहीं चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर को हटाने के लिए कोई वजह की रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी भी उसको हटा दो अपनी मर्जी से। तो और इन जनरल 5 साल रहेगा अगर कृपा दृष्टि बनी रही सेंट्रल गवर्नमेंट की तो। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में बहुत मतलब कॉमन सा देखें तो इतना ही पढ़ना होता है हमें, ज़्यादा कुछ गवर्नर के बारे में इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पावर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए जो हम प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिप्लोमेटिक पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं, गवर्नर के पास नहीं है, डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं होती हैं। दूसरा, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स में सिर्फ एक पावर गवर्नर के पास है, that he can recommend the president's rule in the state to the president. गवर्नर स्टेट में कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि अब यहां पर ऐसी नौबत आ गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं और इसीलिए यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर में एज सच गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है, गवर्नर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, मर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। ठीक है, देन उसके बाद कोर्ट मार्शल के केसेस में कोई पावर नहीं है, मिलिट्री के ऊपर कोई पावर नहीं है। पार्डनिंग पावर है, कितनी है? इक्वल पावर है। कुछ केसेस में गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं है। कौन से केसेस हैं? डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है? कम्यूट वही हुआ है ना, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं लेकिन पार्डन नहीं कर सकते गवर्नर। ठीक है, तो ये उसके पार्डनिंग पावर में आ जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर में जैसे वीटो की पावर प्रेसिडेंट को मिलती है, वही वीटो की पावर गवर्नर के पास भी होती है। गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल के ऊपर साइन करे या ना करे, मना कर दे, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे, ये गवर्नर की मर्जी है। इसके अलावा एक पावर और उस बिल के ऊपर गवर्नर के पास होती है कि अगर वो चाहे तो उसी बिल को रिकमेंड कर सकता है टू द प्रेसिडेंट। उसी बिल को क्या कर सकता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रेसिडेंट को भेज दो। ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली स्टेट कंट्रोल में रहते हैं सेंटर के,
इनडायरेक्टली स्टेट काम किसके कंट्रोल में रहते हैं? सेंटर के कंट्रोल में रहते हैं थ्रू द गवर्नर, क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं सेंटर के द्वारा लगाया गया एक पोजीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि गवर्नर इज नीदर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, नॉर एन एजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उसकी सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो गवर्नर है वो सबऑर्डिनेट नहीं है और ना ही एजेंट है सेंटर का। गवर्नर की पोस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही उसे पावर मिलती है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऑन द पोस्ट ऑफ गवर्नर। हालांकि जैसे हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस 44th अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट के ऊपर लगाई थी। प्रेसिडेंट के ऊपर जब बिल भेजता है तो उसके बाद दूसरी बार उसे जरूरी साइन करने ही होते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस हमने प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के पास हमने पढ़ा था कौन सी? सस्पेंसिव वीटो। क्या होता है सस्पेंसिव वीटो? बिल को एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है, लेकिन दोबारा अगर साइन करके भेज दिया लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट, उसको साइन करना ही पड़ेगा। ये मैंडेट प्रेसिडेंट के ऊपर 44th अमेंडमेंट ने लगाया था। ये मैंडेट कौन से अमेंडमेंट ने लगाया था? 44th अमेंडमेंट ने। ऐसा कोई मैंडेट गवर्नर के ऊपर नहीं लगाया गया है ना। ऐसा कोई भी कंट्रोल गवर्नर के ऊपर नहीं है, इसीलिए गवर्नर इज मोर फ्री देन द प्रेसिडेंट। अगर हम पावर्स की बात करें तो जैसे सेंटर के उसमें प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स हैं उससे कहीं ज्यादा गवर्नर को सेंटर में स्टेट में ज्यादा पावर मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें। उसके बाद एक और छोटा सा क्राइटेरिया है, यहां पर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर को मिलती है। हालांकि कौन सी पावर है, क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है उसमें अभी समझने में कि क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी चीज डिस्क्रिशनरी पावर में एक फ्रीडम गवर्नर को दे रखी है कि कोई भी पावर वो गवर्नर के लिए डिस्क्रिशनरी है या नहीं, यानी किसी भी डिसीजन को गवर्नर अपनी मर्जी से ले सकता है या नहीं, ये डिसीजन भी गवर्नर का ही फाइनल माना जाएगा कि ये पावर मेरी है या लेजिस्लेचर की है। इट इज लेफ्ट टू द गवर्नर टू डिसाइड ऑन कि व्हाट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है ना। किसके ऊपर छोड़ा गया है? टू द गवर्नर। गवर्नर की मर्जी है, वो किसी भी पावर को डिस्क्रिशनरी बना सकता है, ठीक है। ये गवर्नर के बारे में था, इससे ज्यादा गवर्नर के बारे में जरूरत नहीं। फिर भी पावर्स हैं, क्योंकि सेंटर कैसे कंट्रोल करे? सेंटर कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए जिसको पावर दे स्टेट के लिए। सेंटर के लिए कोई पावर नहीं, सेंटर को अपोज नहीं कर सकता, स्टेट को कैसे भी अपोज कर सकता है। और आजकल यही केस वेस्ट बंगाल का ले लो या कर्नाटका का ले लो, केरला का ले लो, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है तो कितनी है। क्योंकि जितने भी बिल्स, चाहे वेस्ट बंगाल, चाहे केरला, चाहे कर्नाटका बिल पास कर रहे हैं, गवर्नर आगे पास ही नहीं कर रहे, उनको रख के बैठा हुआ है। तो इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, चल रहा है, सुनवाई चल रही है। देखते हैं क्या डिसीजन आता है कि गवर्नर के लिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अभी 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर में इसके ऊपर आया हुआ था और मैंने हाईलाइट करके दिया था कि पढ़ा था आप लोगों ने। गवर्नर के ऊपर भी था, मैंने उसको हाईलाइट करके दिया था उसको। मेन तो वेस्ट बंगाल का भी फिलहाल तो, कर्नाटका का भी है, वेस्ट बंगाल भी और केरला भी है, तीनों गवर्नर साथ में उसमें। तो यहाँ पर पढ़ा था आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा। रख के बैठा हुआ, कुछ कर ही नहीं रहा, साइन ही नहीं कर रहे। तो वो टाइम लिमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब ये क्वेश्चन है। वो डिस्क्रिशनरी पावर जो वो कितनी है गवर्नर की, ये अभी कोर्ट में चल रहा है केस, ठीक है। तो जब फाइनल जजमेंट आएगा तो उसके बाद उसको डिसाइड होगा कि गवर्नर के पास कितनी पावर है कितनी नहीं है। तब तक के लिए यही मान के चलते हैं कि जितनी सेंटर बोले उतनी पावर है, ठीक है ना। क्लियर है? तो गवर्नर के बारे में इतना ही पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं बहुत सारी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में बताओगा, कोई बताएगा, किसी को पता हो तो? किसको अपॉइंट करता है? और सीएम को कौन करता है?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है ना। और स्टेट में जितने भी बड़े बड़े हायर एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उनको भी कौन कर रहा है? गवर्नर ही करता है, ठीक है ना, सिवाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अदरवाइज स्टेट में मैक्सिमम जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनको कौन करता है? चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, ये सब अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नर, ठीक है। दीज आर दी एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिल को होल्ड कर सकता है, साइन चाहे करना चाहे तो कर सकता है, रिटर्न करना चाहे रिटर्न कर सकता है, प्रेसिडेंट के विदहोल्ड करना चाहता है कर सकता है। इन केस, वैसे तो लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे, अगर किसी भी बिल को गवर्नर ये बोलता है कि ये प्रेसिडेंट साइन करेगा, उस केस में गवर्नर उस सीन से हट जाता है। अब उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट ही आपस में उस बिल को गेंद इधर से उधर खेलते रहते हैं, ठीक है ना। उस केस में फिर गवर्नर बीच में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नर ने बोल दिया है इस बिल के बारे में मुझे नहीं पता है, प्रेसिडेंट विल ओनली डिसाइड। तो इसीलिए फिर वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट विल डायरेक्टली रिटर्न टू दी स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर को विद टाइम रिटर्न किया जाता है कि इतने टाइम में आपको मुझे वापस करना है, और वहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि एक ही बार रिटर्न करना है, वो कितनी बार भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार गवर्नर के हाथ से गेंद निकली, उसके बाद प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वही दोनों करेंगे, उसमें गवर्नर का कोई रोल रहता नहीं। टाइम लिमिट के साथ भेजा जाता है, ठीक है ना। उसमें 6 महीने वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। वो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर, जो 3+1 है। 3+1 है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार में 3 महीने तक डिले कर सकती है, दूसरी बार में 1 महीने। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सेकंड बॉडी है ना, सेकंड लेजिस्लेचर बॉडी है, उसको पास करना है। वो चाहे तो उस बिल को पास करे या ना करे, लेकिन वो मैक्सिमम 3 महीने तक डिले कर सकती है। जैसे राज्यसभा के पास किसी भी बिल के ऊपर अनलिमिटेड पावर होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, वो सिर्फ डिले कर सकती है। वो लेजिस्लेटिव असेंबली माने या ना माने उसकी मर्जी होती है, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो गवर्नर के बारे में इतना ही बहुत है। लेजिस्लेटिव पावर लगभग, बाकी सारी पावर्स लगभग सेम है। जो प्रेसिडेंट की पावर पड़ी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वही गवर्नर की पावर होंगी इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जो थोड़ा बहुत अलग है वो ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है। किस हिसाब से? जैसे कोई भी जज सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट देते, ठीक है ना। कौन था? गोगोई, है ना, लेकिन उसको तो राज्यसभा में एमपी बनाया था, ठीक है ना। या फिर कोई भी ऐसा जो सेंटर के फेवर में काम कर रहा हो, या फिर कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो कई साल से लगा हुआ हो लेकिन कोई पोस्ट मिल ही नहीं रही हो, फाइनली उसको गवर्नर भी बना देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे एमपीज और एमएलए छोटी अथॉरिटी है क्या? तो उनके लिए भी तो कुछ नहीं है उनके लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब पोस्ट ऐसे ही चलती हैं, यहाँ कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काम नहीं करती है, ठीक है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर में स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना नहीं है, ये बता चुका हूँ दोनों में डिफरेंस। अभी हमें जो मेन करना है दैट इज इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स किसकी है? पावर प्रेसिडेंट की पावर है। 3 पावर है इमरजेंसी में। 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा सकती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक डील करते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। 365 नहीं, 365 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें आता है, बेसिकली रिलेशंस में सेंट्रल स्टेट में, ठीक है ना, वहां नहीं करेंगे उसको। यहाँ पर 3 इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जा सकती हैं। सबसे पहली इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी लिखा हुआ है लेकिन उसको प्रेसिडेंट रूल लिखना, ठीक है ना। वो प्रेसिडेंट रूल इज द करेक्ट टर्म फॉर द इमरजेंसी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट्स रूल। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी।
352 is for national emergency, 356 is for president's rule, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 आर्टिकल हैं, बड़े सिंपल हैं, 4-4 के गैप में, ठीक है ना, तो याद करने में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नेशन, फिर स्टेट और फिर फाइनेंस, ठीक है, कर सकते हो, इतना तो याद रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर के प्रोविजंस थोड़े से मतलब ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं और वो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे प्रोविजंस हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, बस आपको टेबल बनानी है, 3 लाइनें खींच लो, नेशनल इमरजेंसी की, प्रेसिडेंट्स रूल की और फाइनेंशियल इमरजेंसी की। मैं बताते जाऊंगा, उसको आपको लिखते जाना है, ठीक है ना। नहीं तो अलग अलग लिखोगे तो बाद में कंपेयर करने में या कंफ्यूजन में ये रह जाएगा कि ये इसमें था कि इसमें था, तो इसीलिए तीनों को अलग अलग लिखना है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी से डील करेंगे, ठीक है। जो लिखने वाली आएगी तब बताऊंगा, अभी मत लिखना, शुरुआत मत करना लिखने की। सबसे पहले तो हमारे देश में आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है ना। कितने बार लगी है? 3 बार। कब कब लगी है? सबसे पहले 1962 जब चाइना ने अटैक किया था, 1971 जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, और उसके बाद 1975 जब इंदिरा गांधी ने अटैक किया था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ये 2 इमरजेंसी जो लगाई गई हैं, ये बाहरी आक्रमण की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगी हैं, ठीक है। किसकी वजह से लगी हैं? रीजन फॉर द इमरजेंसी वाज एक्सटर्नल एग्रेशन इन बोथ द इमरजेंसीज, लेकिन लास्ट वाली के लिए जो रीजन था दैट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। क्या रीजन था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। एक और चीज जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1971 वाली जो इमरजेंसी थी वो हटाई नहीं गई थी, तब तक लगी हुई थी देश में, उसी दौरान ही हमने एक और इमरजेंसी लगाई थी। यानी एक ही बार में, एक ही देश में एक ही इमरजेंसी 2 अलग अलग बार लगाई जा सकती है। जैसे 1971 वाली इमरजेंसी रनिंग है, हटाई नहीं गई है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे रीजन से हम नेशनल इमरजेंसी को दोबारा लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है, जब एक इमरजेंसी चल रही हो तो दोबारा भी उसी रीजन की वजह से या दूसरे रीजन की वजह से उस इमरजेंसी को हमारे देश में लगाया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है पहले वाले को खत्म करना। और ये कहां से आया? इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करके लाया, पहले ऐसा कुछ था नहीं, पहले ऐसा कुछ था नहीं। कौन सा अमेंडमेंट है? कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये लिखो, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, हेडिंग जो पहले कॉलम में लगाओगे। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तीनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए कुछ डिफाइंड ग्राउंड्स हैं। क्या क्या डिफाइंड ग्राउंड्स हैं? या तो वार हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो, ठीक है। ये तीनों रीजन लिख लो। सबसे पहले वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है। और लास्ट इज इमिनेंट थ्रेट, जब प्रेसिडेंट को ये लगे कि ऐसी थ्रेट है कि जो होना ही होना है, क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे वार होने का, हम वेट नहीं करेंगे आर्म्ड रिबेलियन होने का, हम वेट नहीं करेंगे एक्सटर्नल रिग्रेशन का। हमें पता है कि वहां से आर्मी चल दी है, तो हम वेट नहीं करेंगे कि पहले वो हमला करे, तो हम पहले भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक चांस छोड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इमिनेंट थ्रेट। इसमें से जो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन है, अगर इनकी वजह से इमरजेंसी लगाई जाए तो उसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जब इमरजेंसी लगाएंगे तो उसे हम इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे।
उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल इमरजेंसी। जो पहली दो इमरजेंसी थी वो हमारी एक्सटर्नल थी, और जो ये वाली थी दिस इज इंटरनल। अब इसके अंदर एक जो टर्म हमने पढ़ा दैट इज आर्म्ड रिबेलियन, इसको स्टार मार्क कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि ये इनिशियली दिस वाज नॉट अ कंडीशन फॉर द इमरजेंसी। इससे पहले हमारे यहां पर कंडीशन कुछ और थी। वो क्या थी? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से हमने तीसरी इमरजेंसी लगाई थी। इससे पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस अगर किसी को लगता है कि आंदोलन में अन्य हजारे बैठ गया है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन ये बहुत एम्बिग्यूअस है कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस किसके लिए है, वो नेशन के ऊपर इमरजेंसी है या गवर्नमेंट के ऊपर इमरजेंसी है। दोनों को थोड़ा सा फर्क कर पाना मुश्किल है, इसीलिए इसको और ज्यादा स्पेसिफाई किया गया, क्योंकि दिस वर्ड वाज मिसयूज्ड बाय द इंदिरा गांधी इन 1975। और इसीलिए उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, कौन आया था नेक्स्ट गवर्नमेंट में? मोरारजी देसाई। इन द ईयर 1978 हम एक अमेंडमेंट लेके आएंगे, 44th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट आएगा? 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, जिसमें हम इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके इसकी जगह पे हम लिखेंगे आर्म्ड रिबेलियन। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? आर्म्ड रिबेलियन। एक और चीज यहां पर हुई थी, इंदिरा गांधी ने, होता क्या था कि प्रेसिडेंट कैबिनेट से पूछ करके इमरजेंसी लगाता है, कैबिनेट की रिक्वेस्ट पे इमरजेंसी लगाता है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी गई प्रेसिडेंट के पास और उन्होंने बोला इमरजेंसी लगा दो, और इमरजेंसी हो गई है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने पूछा भाई कैबिनेट से पूछ लो, तो उसने बोला कैबिनेट से तो मैं मनवाई लूंगी, कोई बात नहीं, आप इमरजेंसी लगाओ, कैबिनेट का क्या है। और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि पीएम अकेला कुछ नहीं है विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी सहमति होनी चाहिए इस इमरजेंसी के लिए, वो यहाँ पर मिसिंग थी। और देखा गया कि इसको ऐसे फिर से मिसयूज किया जा सकता है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत है, और इसको फिर से चेंज किया गया। इन्होंने बोला रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट इज रिक्वायर्ड फॉर द इमरजेंसी। क्या बोला गया? रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज रिक्वायर्ड फॉर द इमरजेंसी। यहां से, इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट नाम का वर्ड नहीं था। हम बोलते रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन एक कैबिनेट नाम का वर्ड हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट टाइम 44th अमेंडमेंट में जब हमने ये लिखा कि रिटन एडवाइस चाहिए कैबिनेट की फॉर द इमरजेंसी, वहां से हम कैबिनेट वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो कैबिनेट वर्ड सिर्फ एक ही जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, दैट इज आर्टिकल 352, और वहां पर भी क्या लिखा हुआ है कि इमरजेंसी के लिए रिटन एडवाइस चाहिए कैबिनेट की, ठीक है। तो अगर आज प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी है तो द प्रेसिडेंट नीड्स द रिटन एडवाइस ऑफ द, मतलब सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर सबके साइन होंगे, तब जाकर के प्रेसिडेंट मानेगा हाँ इसमें सबकी सहमति है, और इसीलिए अब इसको लगाना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। तो प्रेसिडेंट कब कर सकता है इमरजेंसी? जब भी रिटर्न एडवाइस होगी, जब भी वो लिख के दे देंगे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देगा। प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है, लेकिन एक बार प्रोक्लेम हो गई उसके बाद क्या ये हमेशा के लिए चलती रहेगी या फिर इसका अप्रूवल लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने जब इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी, उसके बाद ये इमरजेंसी का जो रिजोल्यूशन है, जो मोशन है, ये लेजिस्लेचर के पास जाता है फॉर द अप्रूवल। किसके पास जाएगा? लेजिस्लेचर के पास जाएगा फॉर द अप्रूवल। मान लो उस टाइम पे हाउस वर्किंग में नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या इमरजेंसी हटा दें? जब लेजिस्लेचर आएगा तब देखेंगे? नहीं, 1 महीने का टाइम होता है। कितना टाइम होता है? 1 महीने का टाइम होता है कि 1 महीना, और उसके बाद उस 1 महीने में जिस दिन भी लोकसभा वर्किंग में आ जाएगी, लोकसभा सेशन में आ जाएगी, उस लोकसभा की सेशन के फर्स्ट डे से 30 दिन हम लोकसभा को भी देंगे कि आप इस 30 दिन के अंदर आपके पास टाइम है, या तो इस इमरजेंसी को अप्रूव कर दो या डिसअप्रूव कर दो। तो इमरजेंसी सरवाइव कर सकती है इन 2 महीने तक विदाउट द अप्रूवल, इससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती। उसके बाद मैंडेटरी है इसका अप्रूवल लेना लोकसभा से भी राज्यसभा से भी विद द स्पेशल मेजॉरिटी।
कौन सी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। पहले जो 1 महीना मैंने पीरियड बोला, ये 2 महीने होता था। ये जो मैं 1 महीना पीरियड बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर सेशन बुलाएंगे और उसको अप्रूव कराएंगे, ये पीरियड 2 महीने होता था। उसको घटा करके 44th अमेंडमेंट ने 1 महीना किया था। उसको घटा करके कितना किया था? 1 महीना किया था। बहुत सारे चेंजेस 44th अमेंडमेंट में इस इमरजेंसी में हुए थे। बहुत सारे सेफ गार्ड्स हमने ऐड किए थे इस इमरजेंसी में, ताकि ऐसे ही कोई इसको मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, तो एक बार स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों ने क्लियर कर दिया, तो क्या ये परमानेंट चलती रहेगी जब तक कि इसको हटाया ना जाए? 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। कितने महीने की वैलिडिटी मिलेगी? 6 मंथ की। अगर उसे कंटिन्यू करना है तो 6 महीने बाद फिर से दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना पड़ेगा। फ्रॉम स्टार्टिंग 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग, जिस दिन प्रोक्लेम किया गया वहां से 6 महीने होगा। ठीक है, हर 6 महीने में लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा विद स्पेशल मेजॉरिटी इस इमरजेंसी का, नहीं तो अपने आप लैप्स हो जाएगी जब भी उसको अप्रूवल नहीं लेंगे तो 2 महीने का जो पीरियड होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 6-6 महीने। ये 6-6 महीने करके कितने टाइम तक जा सकते हैं? अनलिमिटेड। इमरजेंसी पता नहीं ना कब खत्म होगी, हम कैसे उसको बता सकते हैं पहले से कि इमरजेंसी तब खत्म हो जाएगी? अब पाकिस्तान अटैक करने लग जाए, कब बताएंगे कब खत्म करेगा, कब मानेगा वो? मानने को एक दिन में ही मान जाए, नहीं मानने को तो कई साल में भी ना माने। तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट हमने दी नहीं है। 6-6 महीने करके अनलिमिटेड टाइम के लिए हम इस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि ये जब प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सबसे पहला 1 मंथ पीरियड, उसके बाद लोकसभा की असेंबली के बाद 30 दिन। ठीक है, अप्रूवल के लिए कितना पीरियड दिया गया? ग्रेस पीरियड 1 मंथ। यानी है आगे, अच्छा यहाँ, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव्ड, ये लिख लेना, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ, और कहां गया? स्पेशल मेजॉरिटी, विद द स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, और बाई चांस उस टाइम पे लोकसभा सेशन में नहीं हो तो जब भी लोकसभा आएगी, इन द मीन टाइम राज्यसभा से अप्रूवल ले लो, लोकसभा आएगी, आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर दैट हैज टू गिव द अप्रूवल। ठीक है, देन उसके बाद एक और चीज, हाँ, ये अनलिमिटेड पीरियड, ये लिखना आपको एक और चीज, 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, अनलिमिटेड तक ये जाएगा। ठीक है ना, ये आपको एक और चीज लिखनी है इसमें, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे यहाँ डिफरेंसेस आएंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? कितना भी जा सकता है। ठीक है, ये तो इमरजेंसी लगाने के तरीके हो गए। इमरजेंसी हटाना हो तो कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट हटा सकता। हटाने के कई तरीके हैं। हटाने के लिए हमने एक रास्ता नहीं, कई रास्ते दे दिए। सबसे पहला, प्रेसिडेंट एक और प्रोक्लेमेशन लेके आएगा कि आज से मैं इमरजेंसी हटा रहा हूं, हट गई, और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। दूसरा, लोकसभा स्पेशल सेशन बुलाएगी, 1/10 मेंबर बुलाएंगे, वो रिजोल्यूशन साइन करके देंगे कि हमें सेशन बुलाना है, इस इमरजेंसी को हमें रिमूव करना है, तो लोकसभा आकर के उसको रिमूव कर सकती है। सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा चाहिए नहीं। जब हम लोकसभा की स्पेशल पावर्स लिखेंगे तो वहां पर हम ये लिख सकते हैं कि लोकसभा जो नेशनल इमरजेंसी है उसके रिमूवल के लिए राज्यसभा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से कैन रिमूव द नेशनल इमरजेंसी। लोकसभा विद द स्पेशल मेजॉरिटी, सॉरी सिंपल मेजॉरिटी कैन रिमूव द नेशनल इमरजेंसी। लिख लेना इस बात को, लिख लो, लिखा हुआ। सबसे पहला बाय द प्रेसिडेंट, और दूसरा लोकसभा बाय द सिंपल मेजॉरिटी। लोकसभा ओनली बाय द सिंपल मेजॉरिटी, राज्यसभा की जरूरत नहीं पूछने की। ये 2-3 चीजें पता है रिवोकेशन के लिए, दिस इज मोर देन इनफ। बहुत सारी और इसमें कैविट्स हैं, ठीक है ना, वो आपके काम के नहीं है। अभी इस लेवल पे सिर्फ इतना ही पढ़ना आपको। स्पेशल मेजॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन में वही वाली लगेगी, 1/2 एंड 2/3, दोनों ही मेजॉरिटी चाहिए। हाँ, हाफ टोटल स्ट्रेंथ है ना, दोनों ही अचीव करनी है, और नहीं है एंड है, सेपरेट ही होती है, दोनों ही अचीव करनी है, यानी मिनिमम हाफ तो चाहिए।
उसके अलावा 2/3 देख लेना, अगर हो रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, दोनों हाउस में जॉइंट सिटिंग का कोई ऐसा इसमें है नहीं, है ना, दोनों हाउसेस अलग अलग करेंगे इसमें। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? रिवोकेशन में कोई डाउट है? ठीक है, इतना पता है, मोर देन इनफ है। ये आर्टिकल 352 है, जहां पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड वेदर बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, जिसको हटा दिया गया है अभी हमने, क्या सॉरी पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको हटा करके हमने क्या लिखा है, आर्म्ड रिबेलियन और इमिनेंट थ्रेट लिखा गई, इमिनेंट थ्रेट। ठीक है ना, ये रीजंस जिसकी वजह से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 ये लैंग्वेज बोलता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ये इमरजेंसी सिर्फ इतना नहीं पढ़ना होता है, इमरजेंसी से हमारे देश पे इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे वो भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब हम इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले इन नॉर्मल कंडीशंस जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे थे तो मैंने एक चीज बताई थी कि सेंटर कुछ चीजों को लेकर के, कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। जैसे कम्युनिकेशन था, रेलवेज था, हाईवेज था, इन सब के मेंटेनेंस के लिए, पोस्ट ऑफिस वगैरह कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं, इन सब के मेंटेनेंस के लिए सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट। ये पढ़ा था हमने, याद आ रहा है कुछ? ऐसा ऐसा पढ़ा था, है ना? हाँ, ठीक है। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब सेंटर के पास ये पावर आ जाएगी कि वो कोई भी डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है। पहले सिर्फ कुछ सब्जेक्ट थे जहां पर सेंटर को ये पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि आप ये काम करो, लेकिन जैसे इमरजेंसी लगती है वहां पर सेंटर के पास पूरी पावर आ जाती है, वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के डायरेक्शंस कैन बी गिवन टू द स्टेट कि आप इन काम को इस तरीके से करो। दूसरा, लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर काम करती रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन द स्टेट लिस्ट बिकम्स द कंकरेंट लिस्ट। लेकिन होगा क्या, स्टेट लिस्ट ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मतलब लिखना मत स्टेट लिस्ट कंकरेंट, मतलब पावर इस तरीके से हो जाती है कि सेंटर गेट्स एम्पावर्ड टू मेक एनी लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। कि सेंटर के पास पावर आ जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी कि वो स्टेट लिस्ट में दिए गए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशंस सेंटर कैन नॉट मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज, अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो उन लॉज का क्या होगा? वो लॉ भी जैसे इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने के बाद वो लॉ भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, जो लॉ स्टेट लिस्ट के ऊपर बनाए गए होंगे। कौन से लॉ? जो स्टेट लिस्ट के ऊपर, क्योंकि स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाना सेंटर का काम नहीं है। यहां इमरजेंसी इसलिए बनाया है, कुछ टाइम पीरियड के लिए बनाया है, इसलिए वो टेम्परेरी होते हैं, और जैसे इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने के बाद वो लॉ एग्जिस्ट करना बंद कर जाएंगे, वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं? तो एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ लिया, लेजिस्लेचर हमने पढ़ लिया, फाइनेंशियल भी पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल में क्या होगा? फाइनेंशियल में जिस तरीके से प्रेसिडेंट चाहे, जो डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट है कि हमें इतना हिस्सा स्टेट को देना है, इतना हिस्सा नहीं देना है, उस अरेंजमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और ये जो क्योंकि ये मॉडिफिकेशन, ये जो अरेंजमेंट है, कि कौन देके गया? फाइनेंस कमीशन। इंडिया में इस अरेंजमेंट को कौन करता है कि कितना हिस्सा हमें स्टेट को देना है? फाइनेंस कमीशन करके जाता है। इस अरेंजमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन है ये जिस साल इमरजेंसी खत्म होगी उस साल के एंड तक ही काम करेगा। अगले साल से फिर से नॉर्मली सब नॉर्मल हो जाएगा, जो अरेंजमेंट फाइनेंस कमीशन ने बताया था फिर से उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया।
अब ये तो सेंटर और स्टेट के बीच में देखा, अब स्टेट और सिटीजन के बीच में भी देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए आपको 3 अलग अलग हिस्सों में फंडामेंटल राइट पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए कैसे पढ़ने पड़ेंगे? 3 अलग अलग पार्ट्स में। एक और लेजिस्लेचर के ऊपर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी अगर उस साल कोई भी हाउस डिसॉल्व होने वाला हो, जैसे लोकसभा का टर्म पूरा हो रहा हो, उस टर्म को हम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उस टर्म को कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है? मान लो किसी के 5 साल पूरे हो रहे हैं और वहां देश में इमरजेंसी लगी हुई है, तो वो अपनी सरकार का टाइम 1 साल तक बढ़ा सकता है। सेम स्टेट की सरकार का भी साल 1 साल तक बढ़ जाएगा अगर किसी स्टेट में उस दौरान कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपायर हो रही हो तो। यही इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड लगभग पूरा होने वाला था, ठीक है ना। तो उसने इमरजेंसी लगा करके अपनी सरकार को 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा लिया था, उसके बाद फिर 1 साल के लिए करवाया था, ऐसे करके मतलब 3 साल तक उसने एक्सटेंड कराया था, ठीक है ना। तो ये इंदिरा गांधी ने किया था, तो 1 साल तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लेजिस्लेचर के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर एक्सपायर नहीं होंगी, वो काम करती रहेंगी, वो काम अपना करती रहेंगी, बस सेंटर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की, ठीक है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल राइट पे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको पहले आर्टिकल 20 और 21, फिर आर्टिकल 19 और बाकी रेस्ट फंडामेंटल राइट्स, इन 3 हिस्सों में इनका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ भी छिन जाता है जब इमरजेंसी हो, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। 44th अमेंडमेंट से हमने क्या किया कि चाहे कोई इमरजेंसी लगा लो, ये राइट्स आपसे आपके कोई भी नहीं छीन सकता, ये राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता। और इसीलिए 44th अमेंडमेंट ने इन दोनों राइट्स को इनएलिएनेबल बना दिया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो इनएलिएनेबल हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये 2 ऐसे राइट्स हैं जो इनएलिएनेबल हैं। ये शुरुआत से नहीं थे, 44th अमेंडमेंट ने इन राइट्स को इनएलिएनेबल बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया था, है ना। फ्रीडम उनका चला गया था। और उनका एक्चुअल होता क्या, जब हम राइट छीनने की बात कर रहे हैं, राइट छीनने का मतलब है कि वहां पर उस राइट छीनने की वजह से कोर्ट जाने की जो मंजूरी है उसको खत्म करना राइट छीनना बोला जाता है। कि बेशक से राइट छीनो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वजह से हम कोर्ट जाएं, अगर उसके लिए भी कोई मना कर दे तब हम कहते हैं कि वो राइट हमसे छीन लिया गया। तो यहाँ पर पहले क्या किया गया था, अगर किसी को कैद किया गया, किसी को भी आर्टिकल 21 में बंदी बनाया गया है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो कोर्ट जाने का राइट छीन लिया गया था, ठीक है ना। तो राइट टू मूव टू द कोर्ट्स ये हमारा खत्म हो जाता है जब हम किसी राइट को खत्म होने की बात करते हैं। तो 44th अमेंडमेंट ने बोला कि चाहे कोई इमरजेंसी हो जाए, आप इन दोनों को नहीं छीन सकते, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 के लिए भी थोड़े से स्पेशल प्रोविजंस हैं, और आर्टिकल 19 डील करता है, इसके लिए आर्टिकल है स्पेसिफिक, दैट इज आर्टिकल 358। आर्टिकल 19 के लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल कौन सा है? 358। और इसमें क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ एक्शनल इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी लगेगी, अगर वो एक्शनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स पे है तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 के लिए बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको अपने आप समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 19 तो गया अगर वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो, अगर वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है। लेकिन अगर इमरजेंसी है इंटरनल, तो कोई भी किसी भी तरीके से इस राइट को नहीं छीन सकता, तो कोई भी किसी भी तरीके से इस राइट को नहीं छीन सकता। इसीलिए स्पेशल प्रोविजन है फॉर द आर्टिकल 19, ये अलग से आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए आर्टिकल है स्पेसिफिक, आर्टिकल 358। बाकी जो बचे हुए राइट्स हैं उनके लिए आर्टिकल इज आर्टिकल 359।
उनके लिए कौन सा है? 359। इनके अलावा जो बच गए फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए 359 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से राइट आपसे छीने जा रहे हैं। ये जब इमरजेंसी लगाई जाएगी उसी ऑर्डर में प्रेसिडेंट विल स्पेसिफाई, प्रेसिडेंट विल स्पेसिफाई, उसी ऑर्डर में लिखेगा कि हम सिटीजन के ये सारे राइट छीनना चाह रहे हैं। जो नहीं छीना गया है वो नहीं छीना जाएगा, अदरवाइज सारे राइट छीने जा सकते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट को स्पेसिफाई करने पड़ेंगे अपने ऑर्डर में कि हम हमारे सिटीजन से उनके ये राइट्स या इन राइट्स के लिए उनका जो राइट है, राइट टू मूव टू कोर्ट, वो हम छीन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन राइट्स को क्या फर्क पड़ता है उसको हमें 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। छोटा सा टॉपिक है इमरजेंसी। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है सब? आर्टिकल 19 छीन सकते हैं? कब छीन सकते हैं? ऑटोमेटिक है या फिर उसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक है। इंटरनल में चाहे वो स्पेसिफाई करें तो भी नहीं छीन सकते। 20 और 21 नहीं छीना जा सकता। बाकी राइट्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अगर छीनना चाहते हैं तो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लाइफ ऑफ लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक इमरजेंसी चलती रहेगी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और ये 1975 की जो इमरजेंसी थी, ठीक है, न्यूज़पेपर में। और रीजन क्या था? रीजन वाज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जो उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। ठीक है, ये बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया। दिस वाज नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल की। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के लिए आर्टिकल 356। अब ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको नेशनल इमरजेंसी पता है, समझने वाला सारा उसी में था। अब बस हमें डिफरेंसेस लिखना है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 कौन लगा सकता है? ग्राउंड्स। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जो ग्राउंड्स हैं, पहला तो जो गवर्नर है या तो वो लिख करके दे प्रेसिडेंट को, या फिर प्रेसिडेंट को खुद ये लगे कि यहां पर ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना ही पड़ेगा। तो 2 कंडीशन है, या तो गवर्नर लिख के दे या प्रेसिडेंट को खुद से सपने आ जाए। खुद से सपने आने का मतलब है वो सपने कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 2 ही रीजन यहां पर है प्रेसिडेंट रूल लगाने के। आर्टिकल 356 आ गया। If the president, on receipt of the report from the governor of a state or otherwise, is satisfied that a situation has arisen, ठीक है ना, या तो गवर्नर रिपोर्ट लिख के दे या फिर किसी और कारण से अगर उसको खुद भी ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है that governance of the state या government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution, कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलाई जा सकती, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो उस केस में प्रेसिडेंट वहां के रूल को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, इसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, जिसको एक बार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डेड लेटर बोला था। क्या बोला था? डेड लेटर। क्यों बोला था? कि ये तो कभी यूज ही नहीं होना। ये ऐसा आर्टिकल है क्योंकि सेंटर और स्टेट क्यों लड़ेंगे आपस में, और ऐसी क्या सिचुएशन आ जाएगी कि सेंटर को स्टेट की पावर छीननी पड़े? ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं, तो इसीलिए दिस इज ए डेड लेटर। लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आर्टिकल ये बना बाद में। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट लगाएगा। रीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही हो तो उस केस में गवर्नर लिख के देगा, या प्रेसिडेंट को खुद से लगने लग जाए कि नहीं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यानी कि सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को स्टेट नहीं मान रहा है, तो वो भी केस है प्रेसिडेंट रूल लगाने का। ठीक है, ये 2 केसेस हैं, इन 2 केस में लगाई जा सकती है। लगाने के लिए जैसे वहां पर हमने स्पेशल मेजॉरिटी ली थी
यहां पर भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया प्रेसिडेंट रूल है, मान लिया प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया कि हम प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। उसके बाद जैसे वहां 1 महीना मिला था, यहां कितना टाइम मिलता है? 2 महीने मिलेंगे, क्योंकि वहां भी पहले 2 ही महीने थे और हमने कम करके 1 महीना किया था। यहाँ 2 महीने मिलेंगे। विद इन द पीरियड ऑफ 2 months हमें अप्रूवल लाना होता है फ्रॉम दी लेजिस्लेचर। लेकिन इन केस लोकसभा इज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, तो जैसे ही लोकसभा आ जाएगी, जिस दिन लोकसभा आएगी उस दिन के बाद से 30 दिन का टाइम और मिलेगा। जैसे उसमें था सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 1 महीना हटा करके 2 महीना किया हमने। ठीक है, तो वहां से अप्रूवल ले आए। अब उसके बाद जब अप्रूवल होगा, वो कौन सी मेजोरिटी चाहिए? यहाँ पर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में इट वाज स्पेशल मेजोरिटी, जो कि पहले सिंपल ही थी, लेकिन हमने उसको भी बदल के स्पेशल मेजोरिटी किया था 44th अमेंडमेंट में। ये अभी भी सिंपल मेजोरिटी है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास कराओ और प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। कितने टाइम के लिए? 6 महीने। यहां भी वही है, 6 महीने। लेकिन ये 6 महीने करके किस टाइम तक जा सकते हैं? वहां अनलिमिटेड था, यहां सिर्फ 3 साल मैक्सिमम है। ये यहां पर अलग से लिख लेना, जो उससे अलग है। 6 महीने करके मैक्सिमम 3 साल तक जा सकते हैं। 3 साल से ऊपर अगर जाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा कि हम इस स्टेट में इस रीजन से या इमरजेंसी इतने टाइम के लिए लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, और ऐसा हुआ भी है। जब 3 साल से ज्यादा करना पड़ा है, पंजाब में 4 साल 11 महीने के आसपास तक के लिए इमरजेंसी लगाई थी। उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके उसमें इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, वहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर मैक्सिमम कितना टाइम जा सकता है? 3 साल तक। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कैच और है। शुरुआत के 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 6 महीने हो गया, दोबारा 6 महीने हो गया, उसके बाद अगर उसको अप्रूवल चाहिए तो हमारे देश में 2 कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कि हमारे देश में कहीं ना कहीं किसी भी पार्ट में कोई ना कोई इमरजेंसी चल रही हो। अगर इमरजेंसी चल रही है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन है, उस इमरजेंसी के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखवा के लाना पड़ेगा कि यहां पर हम इस स्टेट में फ्रेश इलेक्शंस नहीं करा सकते। जब ये 2 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तभी हम 1 साल से आगे उस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 कंडीशन क्या है? पहली कि हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमरजेंसी चल रही हो, कोई ना कोई मतलब नेशनल इमरजेंसी। ठीक है ना, और तो कौन सी इमरजेंसी लगाएंगे? हमारे देश में कहीं ना कहीं कोई इमरजेंसी चल रही हो। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट ले आओ कि यहां पर इस टाइम पे हम इलेक्शन नहीं करा सकते, आप इमरजेंसी ही कंटिन्यू करो। ठीक है, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी पहले 1 साल के बाद आगे के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? ये तो हो गया इमरजेंसी लगाना। हटाना है तो प्रेसिडेंट को बस एक ऑर्डर पास करना है और कुछ नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हटाने के लिए। ये तो हमने पढ़ लिया इमरजेंसी लगाना और हटाना। इससे इफेक्ट क्या होंगे वो भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं है। बस हो गया, हम सुबह से बैठे हैं, 1 बजे से स्क्रीन देख रहे हैं, आंखें टूट गई हैं। 1 बजे से सुबह से थोड़ी होता है, तो इतना सा थोड़ा सा इतना करके 10 स्लाइड बढ़ा देते हो। बस ये प्रेसिडेंट रूल पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो कुछ है ही नहीं। बहुत प्लेन है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। बस अब इफेक्ट पढ़ने हमें। इफेक्ट में उसमें कितना टाइम लगा था? 5 मिनट लगे थे। वो थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो चेंजेस क्या आएंगे? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में चेंजेस क्या आएंगे? प्रेसिडेंट रूल है, सारा का सारा पावर प्रेसिडेंट के पास आ गया। स्टेट कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव, तो स्टेट के ऊपर कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो जाता है। स्टेट के ऊपर कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो जाएगा। पहला चेंज तो ये होया। लेजिस्लेचर में क्या होगा? यहां पर वहां पर विधानसभा काम कर रही थी,
यहाँ पर विधानसभा को ही हटा दिया जाएगा। यहाँ विधानसभा की जगह सारी पावर किसके पास आ जाएंगी? वैसे क्योंकि लेजिस्लेचर की पावर लेजिस्लेचर के पास ही जा सकती है, तो इसीलिए जो सारी पावर है लेजिस्लेचर की दैट कम्स टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट यहाँ पर उस पावर को डेलीगेट कर सकती है टू द प्रेसिडेंट, जो उस केस में नहीं था नेशनल इमरजेंसी में। नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट स्टेट की पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उस केस में पार्लियामेंट अपने काम को ना बढ़ाते हुए वहां से पावर लेकर के एज इट इज प्रेसिडेंट को दे सकती है कि आप बनाओ लॉ, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट की लॉ मेकिंग पावर कंप्लीट किसके हाथ में आ जाती है? सेंटर के हाथ में आ जाती है। और यहाँ पर कोई भी लॉ बनाया गया, अब उसमें जैसे वहां पर था 6 महीने तक वैलिड रहेगा, यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी लॉ अगर सेंटर बना रहा है इन दी स्टेट लिस्ट, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन स्टेट चाहे दोबारा से, जब इलेक्शन के बाद स्टेट बनेगा, दोबारा से गवर्नमेंट आएगी, वो चाहे तो उस लॉ को हटा सकती है, वो चाहे तो उसको अमेंड कर सकती है, वो स्टेट की मर्जी होगी। लेकिन अगर स्टेट कुछ नहीं करती है तो वो परमानेंट लॉ चलता रहेगा, तो परमानेंट लॉ चलता रहेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में दैट लॉ वाज टेम्परेरी, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने तक थी। ठीक है, ये चेंजेस हमें पता होनी चाहिए। उस केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व करने के लिए वी नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है ना, डिसॉल्व करने के लिए वी नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ द इमरजेंसी, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ द इमरजेंसी। जब तक इमरजेंसी पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती तब तक डिसॉल्व नहीं कर सकते। सर, उसके बाद हाँ, क्योंकि डिसॉल्व हो गई है, अब री इलेक्शन करानी पड़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या रास्ता बचेगा? री इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे, और कोई रास्ता बचता नहीं है। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, जैसे अभी रिसेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व की गई लेजिस्लेटिव असेंबली को भी दोबारा रीइंस्टेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डिसॉल्व हुई लेजिस्लेटिव असेंबली को भी रीइंस्टेट कर सकता है। और अभी रिसेंटली ही ऐसा हुआ था, उत्तराखंड की गवर्नमेंट थी ना, हाँ, उत्तराखंड की गवर्नमेंट में रीइंस्टेट किया गया था। वहां प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद डिसॉल्व हो गया, सरकार खत्म हो गई, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई बात नहीं, तुम ही वापस आ जाओ, तुम ही काम करो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में रीइंस्टेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, जब स्टेट सेंटर के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को नहीं मान रहे हो। आर्टिकल कौन सा है? 356। और 356 के साथ साथ हमें कौन सा पढ़ना है? 365। 365 में लिखा गया है कि अगर स्टेट सेंटर के द्वारा दी गई डायरेक्शंस को ना माने तो उस केस में सेंटर कैन प्रोसीड अंडर आर्टिकल 356 कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट प्रेसिडेंट रूल हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नया है नहीं। ठीक है, अब बचा ड्यूरिंग द इमरजेंसी, चाहे कोई भी स्टेट हो वो यूनिटरी बन जाता है, वहां फेडरल पावर रहती ही नहीं। इसीलिए तो स्टेट को रास्ता दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए स्टेट के पास ये पावर है कि दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर वो चाहें, उन्हें लग रहा है कि गलत उस पर किया गया है। और इसीलिए फिर कई सारे केस हुए। एसआर बोम्बई वाला हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सेंटर स्टेट रिलेशंस के हमने कई सारी कमेटीज पढ़ी थी, लिखी हुई है कहीं, स्टेट सेंटर कमेटीज। एआरसी थी और पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन लिखी थी कहीं पे। हाँ, ठीक है, और उसी से रिलेटेड एसआर बोम्बई केस भी है जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ही है, जो कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टेट के ऊपर जो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है उसके अपोज करता है। ठीक है, तो एसआर मुंबई केस इज रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, चलो फाइनेंशियल इमरजेंसी बाद में पढ़ लेंगे।